नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मारक और बाधक ग्रह कब बहुत ज़्यादा पीड़ित कर देंगे, इसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मल सी चीज़ है, सिर्फ दशाओं को देख लेना है। कभी कभी क्या होता है, अच्छी खासी लाइफ चल रही है, सडन कुछ चीज़ें बहुत बुरी हो जाती हैं, खासकर सेहत के लिए या कोई अन्य तरीके से बड़ी मुसीबतें आ जाती हैं। तो मारक और बाधक ग्रह क्या आपकी कुंडली में या किसी की कुंडली जिसे आप देख रहे हैं उसमें ऐसी स्थिति में है कि वो बहुत बड़ी बाधा दे दें, तो अगर पहले से जानकारी रहेगी तो उसके निमित्त उपाय वगैरह करके क्या कर सकते हैं, हम उसके डैमेज को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। तो मारक और बाधक ग्रह से जुड़ा हुआ यहाँ पे हमारा फार्मूला रहेगा और इसके लिए हमें लगन कुंडली चाहिए, नवमांस चाहिए और D3 चाहिए। ये 3 कुंडलियाँ हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये लगन कुंडली है, ये नवमांस और ये D3 है। मारक ग्रह कैसे निकालेंगे पहले मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी आप यह सोचते होंगे कि कोई एक ग्रह 2 भावों का स्वामी हो गया है, एक जगह से वह मारक हो रहा और एक जगह से अच्छे भाव का स्वामी। तो ऐसे में निर्णय आप जो विधि मैं बताने चल रहा हूँ उस विधि से लीजिए। मारक ग्रह हमेशा लगन का शत्रु होता है। जो लगन का स्वामी होगा, लगन की राशि होगी, उसका हमेशा शत्रु होगा, तभी वह मारक होगा। मित्र होगा तो भले ही मारक भाव का स्वामी है, न्यूट्रल हो जाएगा। मारक कैसे निकालना है पहले आप इसको सीख लीजिए यहाँ पर। और फिर बाधक, फिर उसको बताऊंगा कि क्या हर कुंडली में जो मारक बाधक है, क्या वह कभी जीवन में एक्सट्रीम लेवल की परेशानी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी लगन कुंडली में आपको यह देखना है कि वह कौन सा ग्रह है जो द्वितीय भाव, तृतीय भाव, छठे भाव, 7वें भाव, 8वें, 11वें और 12वें, इनमें से 2 भावों का स्वामी कौन सा ग्रह है, वह आपके लिए प्रबल मारक है। द्वितीय, तृतीय, छठे, 7वें, 8वें, 11वें, 12वें में से वह ग्रह जो 2 भावों का स्वामी निकल के आएगा वह आपके लगन का मित्र नहीं होगा और तब वह मारक की तरीके से काम करेगा। और कुछ लग्नों में ऐसा होगा कि जब आप इन भावों में से स्वामियों को निकालेंगे, 2 भावों का स्वामी निकालेंगे इन भावों में से, तो 2 ग्रह आपको मिलेंगे इन भावों के स्वामी में। कभी कुछ लग्नों में सिर्फ एक ही ग्रह इन भावों का स्वामी मिलेगा। तब आपको यह देखना होगा कि द्वितीय और 7वें भाव में से, जैसे सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि के स्वामी हैं, तो अगर उनकी राशियां यहाँ पर पड़ेंगी तब वो लगन के अगर शत्रु हैं तो मारक में काउंट होंगे। अब इस कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में, द्वितीय भाव और 7वें भाव का स्वामी कॉमन हो जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर पहला मारक ग्रह जो बनेगा इस कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में पहला कौन सा मारक बनेगा, शुक्र। दूसरा बुध बनेगा जो कि छठे और तीसरे भाव का स्वामी हो रहा। जो भी भाव बताए गए उनमें से 2 भावों का स्वामी ये 2 ग्रह बने हैं। तो ये 2 ग्रह मेष लगन के लिए मारक है। मेष लगन के जातकों के लिए बुध और शुक्र जो हैं, ये जातक को बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट या फिर कोई बड़ी कानूनी, सरकारी रूप से या सामाजिक रूप से कभी कोई विपत्ति आ जाए, ये पोटेंशियल इन 2 ग्रह में आएगा जो भी मारक निकल के आएंगे। तो इस कुंडली में आपको समझ में आ गया। पहले तो मारक निकाल लेना है, उसके बाद बाधक भी निकालना होगा। बाधक के लिए मैं अभी पहले मारक वाला कंप्लीट करके फिर बताता हूं। अब आपको देखना होगा 2 चीजें, 22वां देशकांड और 64वां नवमांस। ये हमेशा व्यक्ति की लगन कुंडली के 8वें भाव से संबंध रखते हैं और 8वां भाव क्या होता है, जीवन में पतन का होता है।
दुर्घटनाओं का होता है, विपत्तियों का होता है। तो 64वां नवमांश और 22वां देशकाल कैसे जानेंगे और उनसे इन मारक ग्रहों का संबंध देखना होगा। देखिए, नवमांश कुंडली आपको देखनी है। नवमांश कुंडली के चौथे भाव में जो राशि है, लगन से देख लीजिए और चंद्रमा दोनों से देखा जाता है। पहले तो आप मारक ग्रह निकाल लिए लगन से, फिर उसके बाद नवमांश कुंडली पर आ जाइए। नवमांश कुंडली में जो चौथे भाव की राशि होगी, यह आपका 64वां नवमांश होगा, 64वें नवमांश की राशि होगी। अब ध्यान दीजिएगा क्या कि जो आपके दो मारक ग्रह निकल के आए हुए हैं लगन कुंडली से, अगर वे लगन कुंडली में या नवमांश कुंडली में इस राशि में बैठे होंगे, नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव में जो राशि है, अगर उस राशि में लगन में बैठे हो तो वो मारक से महामारक हो जाएंगे। अगर वो नवमांश कुंडली में धनु राशि में यानी लगन से चौथे भाव की राशि में बैठे हैं तो मारक से महामारक हो जाएंगे। दूसरा, अगर लग्न और नवमांश दोनों में ही आपका मारक ग्रह 64वें नवमांश की राशि में बैठा है तो भी महामारक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्या लगन कुंडली से आपने मारक निकाला, अगर वह मारक ग्रह लगन कुंडली में या नवमांश कुंडली में नवमांश के चौथे भाव में जो राशि है उस राशि में बैठा है तो उसकी मारकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये आप समझ गए। दूसरी चीज यह समझना है, D3 देशकाल कुंडली में जो 8वां भाव होता है, D3 में देशकाल कुंडली में अष्टम भाव पर आ जाइए। अष्टम भाव में जो राशि होती है वह 22वें देशकाल की राशि होती है। तो यहाँ पर कौन सी राशि है? मीन, 12 नंबर की राशि है। अगर आपका जो प्रबल मारक निकल के आया है वह नवमांश कुंडली में नवमांश कुंडली के चौथे भाव की राशि में हो तो समस्या नहीं है, तो 64वें नवमांश की राशि से बच गया। तो D3 में चेक कर लीजिएगा कि कहीं 22वें देशकाल में तो नहीं है। 22वें देशकाल मतलब D3 में जो अष्टम भाव में राशि है वह राशि। अगर इन केस जो मारक ग्रह आया है वह आपके 64वें नवमांश की राशि में भी आ गया और 22वें देशकाल की राशि में भी आ गया, नवमांश में और D3 में, तब तो वह बहुत ही कष्टकारी हो जाएगा। वह आपके जीवन को जो एकदम स्मूथ चल रहा है अचानक से उसको तहस नहस करेगा। दो ग्रह यहाँ पे हमें मारक मिले थे, बुध और शुक्र, मेष लगन के लिए। अब मैं उदाहरण दिखा देता हूँ। 64वां नवमांश धनु राशि था। अब ये बुध या शुक्र में से कोई लगन कुंडली में यहाँ बैठा होगा जहाँ धनु राशि है, तो अब यह मारक से महामारक की तरफ अग्रसर हो गया। दूसरी कंडीशन, लगन में ना हो, नवमांश में ही उस राशि में बैठा हो, मारक से महामारक की तरफ अग्रसर हो गया। लग्न नवमांश दोनों में सेम राशि में आ गया, तब तो जटिलताएं और बढ़ गई। अगर ऐसा नहीं है तो D3 भी देख लेना है कि ये जो दो ग्रह मारक आए बुध शुक्र, कहीं ये D3 में जो अष्टम भाव में राशि है उसमें यानी 8वें भाव में तो नहीं बैठे हुए हैं, तो भी मारकता बढ़ गई। एक दूसरा सिद्धांत यह है कि अगर ये जो नवमांश कुंडली में चौथे भाव की राशि है, ये 64वें नवमांश की राशि हुई और जो इसका स्वामी हुआ यह 64वें नवमांश का स्वामी हुआ। ध्यान दीजिएगा, अब महादशा और अंतरदशा पे लेके चल रहा हूं। अगर जो आपके दो मारक ग्रह आए हैं इनमें से किसी एक की क्या चल रही हो, महादशा चल रही हो या किसी एक की अंतरदशा चल रही हो, तो समय आपका वह खराब जाएगा। जो दो मारक ग्रह निकल के आए उनमें से किसी एक की महादशा, किसी एक की अंतरदशा हो तो वह टाइम शारीरिक रूप से पीड़ादायक होगा। दूसरा सूत्र, जो दो मारक ग्रह निकल के आए हैं
अगर वे 64वें नवमांश की राशि में बैठे हों, यानी नवमांश कुंडली के चौथे भाव में बैठे हों या देशकाल कुंडली के अष्टम भाव में बैठे होंगे, तब महादशा किसी एक की और किसी एक की अंतर्दशा होगी। तब अब और ज्यादा कठिन हो जाएगा, पहले से ज्यादा परेशानी देगा। महादशा और अंतर्दशा दोनों अगर 64वें या 22वें देशकाल में है तो जीवन समाप्त ही ना कर दें, इतनी भी संभावना रह सकती है। तो जो चौथे भाव का स्वामी होगा नवमांश में, वह कहलाएगा 64वें नवमांश का स्वामी। अगर उसकी महादशा चल रही हो, 64वें नवमांश का जो स्वामी है उसकी महादशा और मारक में से किसी एक की अंतर्दशा, या मारक में से किसी एक की महादशा और 64वें नवमांश के स्वामी की अंतर्दशा, तो भी वह समय शारीरिक रूप से बहुत तकलीफ देगा। दूसरा, जो दो मारक ग्रह आए हैं लगन से, इनमें से किसी एक की महादशा हो चाहे अंतर्दशा हो, और जो आपके D3 में 8वें भाव का स्वामी आया है, यानी 22वें देशकाल का स्वामी जो होगा, उसमें से किसी एक की महादशा या अंतर्दशा हो। मान लीजिए लगन कुंडली से शुक्र मारक है, शुक्र की महादशा हुई और अंतर्दशा में 64वें नवमांश का स्वामी जो है उसकी अंतर्दशा हो, या 22वें देशकाल का जो स्वामी है उसकी अंतर्दशा है, तो भी वह समय बहुत ही प्रबल रूप से मारक हो जाएगा। यानी जब भी आप मारक का डिसीजन लीजिए तो यह देख लिया करिए कि आपके जो मारक ग्रह है कहीं उनका संबंध 64वें नवमांश की राशि से या 64वें नवमांश के स्वामी से तो नहीं है, या फिर 22वें देशकाल की राशि से या 22वें देशकाल के स्वामी से संबंध तो नहीं है तो वह दशा ज़्यादा पीड़ित करेगी। अब बताते हैं बाधक के बारे में। बाधक के बारे में काफ़ी भ्रांतियां हैं। कभी कभी क्या होता है, जो ग्रह बाधक आता है वही कारक भी हो जाता है। अगर आपकी चर लगन है, लगन में चर राशि बैठी हुई है, तो एकादश भाव का स्वामी बाधक होता है। अगर यहाँ पर स्थिर राशि है तो नवम भाव का स्वामी बाधक होता है। द्विस्व भाव की राशि है तो 7वें भाव का स्वामी बाधक होता है, ये पता है। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर द्विस्व भाव की राशि है तो 7वें भाव का स्वामी आपका क्या हो जाएगा, बाधक, और साथ ही साथ 7वां भाव क्या होता है, मारक। अब अगर आपकी 2 स्वभाव की लगन है और 7वें भाव का जो स्वामी आया वह मारक भी है, बाधक भी है, और उसका संबंध अगर नवमांश कुंडली के चौथे भाव की राशि से लगन कुंडली में या नवमांश में ही चौथे भाव में बैठा है, या D3 कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है, या जो अष्टम भाव में राशि है उस राशि में लगन कुंडली में बैठा है, द्विस्वभाव लगन के लिए बता रहा हूं, तो उस ग्रह की दशा जब भी आएगी तो जीवन को बहुत ही ज्यादा पीड़ित करके रख देगी। अब सवाल आता है, जब स्थिर लगन होता है तो स्थिर लगन होने पे नवम भाव का स्वामी बाधक बनता है। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि नवम भाव का स्वामी कारक भी होता है। तो आप इसे कारक माने कि बाधक माने, इसका जवाब आप आज पा जाएंगे। देखिए, अगर द्विस्वभाव स्थिर लगन में आपका जन्म हुआ है तो नोट कर लीजिए, नवम भाव का स्वामी आपका क्या हो गया, बाधक और कारक दोनों। बाधक के रूप में कब काम करेगा, स्थिर लगन में नवम भाव का जो स्वामी है वह बाधक के रूप में काम करेगा अगर वह 64वें नवमांश में या 22वें देशकाल में बैठा होगा या स्वामी होगा। फिर से समझिए, यहाँ पर कोई ले लेते हैं हम स्थिर लगन। स्थिर लगन मतलब 2 हो जाएगा, वृषभ लगन स्थिर लगन होती है। तो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1, 12, 11, 10। अब आप देखिए, शनि 10 और 11 एक त्रिकोण और एक केंद्र का स्वामी होके वृषभ लगन के लिए परम योग कारक हुआ।
नियम कहता है स्थिर लगन में नवम भाव का स्वामी बाधक होता है। तो अब ये शनि बाधक होगा कि कारक, यह जानने के लिए शनि को देखिए कि कहीं नवमांश कुंडली में चौथे भाव में तो नहीं बैठा है। अगर नवमांश कुंडली में चौथे भाव में होगा तो 64वें नवमांश की राशि में है, इसलिए अब वो कारक के बजाय बाधक हो जाएगा। दूसरा यह देखिए कि जो यहाँ पर स्थिर लगन में नवम भाव का स्वामी है, कहीं वह D3 में अष्टम भाव में तो नहीं बैठा है, तो वह कारक के बजाय क्या हो जाएगा, बाधक हो जाएगा अगर बैठा है तब। दूसरा, ये जो शनि यहाँ पर स्वामी निकल के आया, ये कारक भी है और बाधक भी है। बाधक के रूप में काम करेगा कि नहीं, अगर यही शनि नवमांश कुंडली में चौथे भाव का भी स्वामी हो जाएगा तो बाधक के रूप में काम करेगा, यानी 64वें नवमांश का स्वामी हो जाएगा। और अगर D3 में 8वें भाव का स्वामी हो जाएगा तो बाधक के रूप में काम करेगा, तब उसे कारक नहीं मानेंगे, तब वो ज़्यादा समस्याएं देगा। यानी स्थिर लगन में नवम भाव का स्वामी जो है वह शारीरिक परेशानियां भी देने की क्षमता रखता है। कोई भी लगन हो, चर स्थिर द्वि स्वभाव, बाधक ग्रह जो भी आया, चर में एकादश भाव का स्वामी, स्थिर में नवम भाव का स्वामी और द्वि स्वभाव में 7वें भाव का स्वामी बाधक होता है। लेकिन यह बाधक के रूप में काम करेगा तब जब नवमांश कुंडली में चौथे भाव में बैठा हो, चाहे चौथे भाव का स्वामी हो। D3 में देशकाल में अष्टम भाव में बैठा हो या अष्टम का स्वामी हो, तभी बाधक के रूप में काम करेगा। नहीं तो ऐसा हमेशा नहीं नियम लागू होगा कि जो एकादश भाव का स्वामी हुआ वह बाधक ही है। अगर वह नीच राशि में है, अस्त है, 64वें नवमांश की राशि में है या 64वें नवमांश का स्वामी है, 22वें देशकाल में बैठा है या 22वें देशकाल का स्वामी है, तभी ग्रह बाधक के रूप में काम करेगा। अब जो ग्रह आपका बाधक आया और जो मारक आया, बाधक की महादशा हो और मारक की अंतरदशा हो, या मारक की महादशा हो बाधक की अंतरदशा हो, तो उस समय में शारीरिक समस्याएं बहुत प्रबल रूप से मिल सकती हैं। यह देखने के लिए कि कोई ऐसा टाइम फ्रेम जो जीवन में बहुत उथल पुथल मचा दे, अगर कुंडली में उस ग्रह का संबंध नवमांश के चौथे भाव से है और देश काल में अष्टम भाव से है, तो वह ग्रह जीवन में ज़्यादा उथल पुथल मचा सकता है, विशेष रूप से तब अगर वह मारक या बाधक की कैटेगरी में लगन कुंडली से आ रहा है या लगन का शत्रु है तब। अब जो मैंने आपको बताया नवमांश कुंडली का जो चौथा भाव होता है लगन से, वह 64वां नवमांश होता है। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा जहां कहीं बैठा हुआ हो, नवमांश कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा हुआ है, तो वहां से भी जो चौथा भाव होगा वह भी 64वां नवमांश हो जाएगा। हर ग्रह से 64वां नवमांश आप देख सकते हैं नवमांश कुंडली में। कैसे? कोई नवमांश कुंडली आपके पास है, गुरु के लिए आपको देखना है, सूर्य के लिए देखना है। सूर्य से क्या विचार होता है? पिता का। मान लीजिए नवमांश कुंडली में सूर्य यहीं पर बैठा है, चौथे भाव में बैठा हुआ है, धनु राशि में। सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है नवमांश में, तो सूर्य के लिए 64वां नवमांश और उसका स्वामी कौन सा होगा? जहां सूर्य बैठा है वहां से चौथा भाव, जहां सूर्य बैठा है वहां से चौथा भाव जो है उसका स्वामी और वहां की राशि सूर्य के लिए 64वां नवमांश हो जाएगी। और सूर्य से क्या विचार होता है? मान का, सम्मान का, पिता का, यश का, प्रसिद्धि का। तो जो सूर्य से 64वें नवमांश का स्वामी आएगा या 64वें नवमांश में, नवमांश कुंडली में सूर्य से चौथे भाव में जो ग्रह बैठा होगा, उसकी दशांतर दशा में सूर्य से जुड़ी हुई तकलीफें आ जाएंगी अगर सूर्य पीड़ित होगा। चंद्रमा से माता का कारक है, तो चंद्रमा जहां बैठा है वहां से जो चौथा भाव है, चौथे भाव में बैठा ग्रह, चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा के लिए 64वां नवमांश होगा। उसकी दशांतर दशा में चंद्रमा से जुड़ी हुई समस्याएं आएंगी अगर वह पीड़ित होगा। पीड़ित मतलब नीच हो, अस्त हो, 6, 8, 12 में हो,
विष नवमांश में हो, मृत्यु भाग में हो, पाप कर्तरी में हो तो पीड़ित हो जाता है ग्रह। उम्मीद है मारक और बाधक ग्रहों को 64वें नवमांश से और 22वें देशकाल से जोड़ करके देखने पर आपको ज्ञात हो जाएगा कि मारक ग्रह और बाधक ग्रह कहीं बहुत बड़ा उथल पुथल ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। सीधा सा सिंपल सा आखिरी फार्मूला दिमाग में यही रखना कि आपको 22वां नव देशकाल और 64वां नवमांश जानना आना चाहिए। मारक और बाधक ग्रहों का संबंध अगर 64वें नवमांश से और 22वें देशकाल से हो गया तो वो मारक से महामारक और बाधक से महाबाधक हो जाते हैं।